नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरू कर रहे हैं। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस से जुड़ी हुई आ रही है। मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस नजर आया है। बता दें आपको, रोपड़ में मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस दिखा है। रोपड़ हाईवे के पास एम्बुलेंस नजर आई है और आपको बता दें लावारिस हालत में यह एम्बुलेंस दिखी है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सवाल लगातार उठाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि लंबे वक्त से यह एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के साथ है, और आखिरकार जब यह सवाल उठाया गया, रिपब्लिक भारत ने जब यह सवाल उठाया कि एक एम्बुलेंस को अपने साथ यूपी से लेकर पंजाब तक जाता है, पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बेशक होता है लेकिन एम्बुलेंस उसके साथ साई की तरह रहती है, ऐसा कैसे मुमकिन है? और अब ये एम्बुलेंस दिखाई दी है रोपड़ में, लावारिस हालत में ये एम्बुलेंस नजर आई है। सबसे बड़ी बात ये कि आखिर कौन संरक्षण दे रहा है बाहुबली को? आखिर मुख्तार अंसारी के सिर पर किसका हाथ है? आखिर इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग मुख्तार अंसारी कैसे कर रहा है? बिना ड्राइवर के ये एम्बुलेंस मिली है और ये वही एम्बुलेंस बताई जा रही है जिसे मुख्तार अंसारी इस्तेमाल करता था। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही एम्बुलेंस है जो बाहुबली के साथ साई की तरह रहती थी। इस एम्बुलेंस के अंदर सोफा सेट से लेकर टेलीविजन तक सब कुछ लगा हुआ होता था, उसके ऐशो आराम की हर चीज जुड़ी हुई होती थी। ये वही एम्बुलेंस बताई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि लावारिस हालत में मिली है और इसे ढूंढ लिया गया और अब इस एम्बुलेंस को यूपी लेकर आया जाएगा, जहां इसकी जांच की जाएगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर किसके संरक्षण में इस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी तक पहुंचाया गया। हमारे संवाददाता अमनदीप फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अमनदीप, लावारिस एम्बुलेंस मिली है, जानकारी यह मिल रही है ये वही एम्बुलेंस है जो मुख्तार अंसारी का किला कहा जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, ये वही एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल से मोहाली कोर्ट तक पहुंचा था और उसी में वापस आया था, और यही इसका किला कहा जा रहा है। यही उसकी लग्जूरियस एम्बुलेंस है जो कि रोपड़ ऊना हाईवे पे एक ढाबे पे लावारिस व्यवस्था में मिली है। और ये एम्बुलेंस पूरी लॉक थी बिना ड्राइवर के, और इसमें कोई भी आसपास जैसे कोई ऐसे व्यक्ति ने नहीं देखा कि किसी ने इसको यहाँ पे पार्क किया हो। और दूसरी बात, जब वहां के लोगों से छानबीन की गई कुछ, तो उनसे पता चला कि कुछ समय पहले तो एम्बुलेंस नहीं थी। हालांकि जब थोड़े समय आधा पौना घंटा पहले ही उन्होंने ये एम्बुलेंस देखी कि बिना किसी उसके खड़ी हुई है और बिल्कुल हाईवे के साइड पे खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन अमनदीप, उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये बाहुबली इस एम्बुलेंस से भी छुटकारा पाना चाहता है? जो एम्बुलेंस बाहुबली के साथ साई की तरह रहती थी वो एम्बुलेंस अब लावारिस है, उसका कोई बाहुबली नहीं है अब। जी बिल्कुल सही बात है, यही एम्बुलेंस उसको जेल के अंदर आती थी, जेल से लेके जाती थी, जब भी उसको कहीं जाना होता था इसी एम्बुलेंस में जाता था। और जो पुलिस के जेल पंजाब जेल डिपार्टमेंट के बताने के मुताबिक कि जो मुख्तार अंसारी है उसने खुद ये एम्बुलेंस लेके आया था उत्तर प्रदेश से, और क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक एक आरोपी अपना प्राइवेट व्हीकल कोर्ट में आने जाने के लिए रख सकता है, तो मुख्तार अंसारी की तरफ से ये एम्बुलेंस चूज की गई थी। लेकिन अब जब ये फर्जी एम्बुलेंस निकली, जब इसके कागजात फर्जी निकले, फिर मुख्तार अंसारी ने ये अपनी एम्बुलेंस गले से उतार दी। लेकिन इसका जवाब इसको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि कल जो बाराबंकी की पुलिस है वो बाहुबली से पूछताछ करने के लिए रोपड़ की जेल में जाएगी कि आखिरकार फर्जी दस्तावेज कैसे बने, कैसे ये फर्जी एम्बुलेंस रोपड़ जेल तक पहुंची। बिल्कुल, लेकिन अमनदीप, अभी तो एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली है, अब इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 8 अप्रैल से पहले बाहुबली को यूपी लाया जाएगा और इसके लिए पंजाब सरकार के पास अब मियाद नहीं रह गई है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे 8 अप्रैल के पहले बाहुबली को वापस यूपी लाए जाने की तैयारी है। देखिए, पर योगी का चाबुक। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। 8 अप्रैल से पहले योगी की जेल में होगा डॉन। कैप्टन राज से योगी राज में शिफ्ट होगा बाहुबली। डॉन के एम्बुलेंस खेल का हुआ पर्दाफाश।
अपराधी हैं, आपराधिक षड्यंत्र किया है इन लोगों ने और फौज डॉक्यूमेंट तैयार करके एक एम्बुलेंस खरीदा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिसका सिक्का पूरे पूर्वांचल में चलता था, ये वही गैंगस्टर है जो क्राइम सिंडिकेट से पॉलिटिशियन बना, लेकिन राजनीति में भी इसका रुतबा क्राइम से कम नहीं था। यूपी की पिछली सरकारों में मुख्तार अंसारी ने राजनीति का जमकर फायदा उठाया। तो सवाल है कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि बाहुबली के पैरों तले जमीन मिट्टी में रेत की तरह खिसक रही है? आखिर मुख्तार अंसारी योगी के राम राज्य में आने से क्यों डर रहा है? दरअसल बाहुबली अंसारी की योगी राज में वापसी हो रही है, लेकिन योगी ने अपने राम राज्य में अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है। इसलिए योगी राज में बड़े से बड़ा अपराधी भी पनाह नहीं, पानी मांग रहा है, क्योंकि खुद योगी कह चुके हैं कि उनके राम राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। ये सीएम योगी की ताकत है कि बाहुबली की यूपी में वापसी हो रही है। हालांकि बाहुबली मुख्तार अंसारी तो योगी के राम राज्य के दर्शन ही नहीं करना चाहता, लेकिन खबर है कि मुख्तार को 8 अप्रैल से पहले कभी भी यूपी में राम राज्य का दर्शन कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले यूपी सरकार को सौंपने का जिक्र किया गया है। मतलब साफ है कि अब योगी के राम राज्य में मुख्तार का मुख्तारनामा लिखा जाएगा और इस बाहुबली को यूपी की बांदा जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजारने होंगे। इसके साथ ही मुख्तार के मुख्तारों का भी हिसाब होने वाला है, जो अब तक उसके मददगार बने हुए थे। मुख्तार के फर्जी एम्बुलेंस के खेल में डॉक्टर अलका राय का नाम सामने आ रहा था। बाराबंकी पुलिस एम्बुलेंस का सच जानने के लिए डॉक्टर अलका राय से करीब 2 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। हालांकि डॉक्टर अलका राय ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। मेरा नाम बदनाम करने की एक कोशिश, मैंने बहुत मेहनत से नाम कमाया है और बहुत ही बेदाग मेरी छवि थी। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। आपके एक एम्बुलेंस जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्टर किया गया है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वोटर आई कार्ड और उसके बाद जो पैन कार्ड लगाया गया है, वो फर्जी है। इसलिए ये मुलजिम बनाए गए हैं, अपराधी हैं, आपराधिक षड्यंत्र किया है इन लोगों ने और फौज डॉक्यूमेंट तैयार करके एक एम्बुलेंस खरीदा है। वहीं रिपब्लिक भारत मुख्तार के पापों के साम्राज्य का लगातार खुलासा कर रहा है। मुख्तार ने जेल के अंदर से कैसे कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश की, यूपी के पूर्व विधायक अभय सिंह से हुई फोन पर बातचीत इसकी गवाह है। बोले ठाकुर, वो भैया एक को जमीन नहीं मिली रिजवान भाई से, वहाँ बातचीत की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। मुख्तार अंसारी की ये बातचीत उसके रसूख को बताने के लिए काफी है। उसका रसूख इतना था कि वो जेल से ही अपना क्राइम सिंडिकेट बेखौफ चला रहा था। उसे ना तो सत्ता का डर था और ना ही कानून का खौफ, लेकिन योगी राज में उसके हर पाप का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 24 जवान शहीद हो गए, लेकिन अब एक्शन में आ गई है भारत सरकार। गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाई, फौरन उन्होंने चुनावी प्रचार छोड़कर दिल्ली का रुख किया और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि आखिर नक्सलियों का संपूर्ण सत्यानाश के लिए, संपूर्ण प्रहार के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए, यह भी इसमें बैठक में चर्चा की गई और एक एक्शन प्लान भी मांगा गया। देखिए रिपोर्ट।
नक्सलियों का होगा समूल नाश। हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। सुरक्षा बल करेंगे नक्सलियों का सत्यानाश। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बार नक्सलियों पर होगा आखिरी प्रहार। करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया। अब नहीं बच पाएगा कोई भी नक्सली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर हमला कर दिया। नक्सलियों के इस कायराना हमले में 2 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल हैं। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान लापता जवानों को ढूंढने के लिए जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला। सुबह के 11:30 बज रहे थे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां सुकमा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नक्सलियों के पास इतने घातक हथियार कहां से आए, क्योंकि नक्सलियों ने इस हमले में देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल भी हो गए। हालांकि बड़ी तादाद में नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। ऐसा जानकारी में आ रहा है कि वेपन उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज किए गए हैं और जो गन शॉट इंजरीज भी काफी हुई है। सर क्या सर नक्सली काफी मारे गए जैसा मैंने बताया। सुरक्षा बलों ने बीजापुर के बिहार जंगलों में कुख्यात नक्सली हिटमा की हेकड़ी निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था, जिसमें CRPF, कोबरा, STF, DRG और CF के जवान शामिल थे। नक्सली हिटमा को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बलों की टीमें उसके गर्दन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की टीम को चारों तरफ से घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आफ्टरनून में करीब 11 साढ़े 11 बजे दोनों पार्टी नक्सली और सुरक्षा बलों में, जिसके अंदर CRPF, कोबरा, STF, DRG और CF के जवान थे, दोनों तरफ से 4 घंटे की मुठभेड़ जो चली, करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे। नक्सलियों के कायराना हमले में शहीद हुए जवानों की मौत से पूरा देश सदमे में है और गुस्से से उबल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश के जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। ना कोई कार्य योजना, ना कोई चर्चा, ना किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। बता दें कि साल 2016 से ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। नक्सलियों की नाक में नकेल डालने के लिए सुरक्षा बलों ने बांसागुड़ा और जगतगुड़ा में कैंप लगा रखा है, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक के खुलासे से बंगाल की चुनावी फिजा में खलबली मची हुई है।
कटमनी के खुलासे ने रिपब्लिक के जो खुलासा किया कटमनी का, उससे क्राइम सिंडिकेट और कटमनी सिंडिकेट का जो कनेक्शन है वो भी खुलकर सामने आ गया। अब इस मामले में रिपब्लिक के खुलासे के बाद सीबीआई एक्टिवेट हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में भ्रष्टाचार नस नस में है, ये सब जानते हैं, आम बात है। जो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार है, करप्शन, क्राइम और कुशासन उसका यूएसपी रहा है। आज ये जो टेप हुआ जिसको हम लोग कह रहे थे, आज जो उजागर हो गया। बंगाल में भ्रष्टाचार का खेला, रिपब्लिक भारत के खुलासे पर संग्राम, कटमनी के ऑडियो टेप से टीएमसी पर सवाल। तो बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ करप्शन होता रहा और सरकार के संरक्षण में होता रहा। कटमनी टेप में फंसी दीदी की आवाज। रिपब्लिक भारत ने जब से बंगाल के भ्रष्टाचार का विस्फोटक ऑडियो टेप जारी किया है, उसके बाद से बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। रिपब्लिक के खुलासे का ही असर है कि कटमनी पर सीबीआई ने संज्ञान लिया और रिपब्लिक से कटमनी के तीनों ऑडियो टेप मांगे हैं। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ मैं, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का पेट वर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर, जो राजारहाट एरिया, न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा। जिसको भी बालू, पत्थर, ब्रिक्स, जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे। चुनावी समर में ऑडियो टेप की एंट्री से बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऑडियो टेप सामने आने के बाद से बीजेपी बंगाल सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया है। बंगाल में भ्रष्टाचार नस नस में है, विशेष करके कोयला, गाय तस्करी, पत्थर, बालू का जो चोरी, ये सब जानते हैं, आम बात है। कोई हिम्मत करके उसको बोलता नहीं था, रोकता नहीं था। आज मोदी गवर्नमेंट ने उस पर हाथ डाला है, राष्ट्रीय संपत्ति का लूट से देश को बचाने के लिए काम किया है। कहा जा रहा है कि बंगाल में धड़ल्ले से कटमनी का खेल चल रहा है, यानी बंगाल में बिना कटमनी दिए कोई काम नहीं होता। ये सरकार एक के बाद एक जिस तरह से आज रिपब्लिक टीवी एक्सपोज कर रहा है, आज जनता के बीच में एक्सपोज हो रहा है, वो निश्चित तौर से वो इस बात का प्रमाण है कि बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ पश्चिम बंगाल की जनता की लूट की गई है और लूट करने वालों को छूट दी गई है। आज ये जो टेप हुआ वो तो उजारक हो गया ना, जिसको हम लोग कह रहे थे, आज जो उजागर हो गया। आज वो दूध का दूध, पानी का पानी, कल तक जो बच्चा जानता था, आज वो सार्वजनिक हो गया। ऑडियो टेप से बंगाल की राजनीति में ऐसा धमाका हुआ है जिससे बीजेपी को चुनावी समर में सेहरा बांधने का एक मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।